हे गाइस, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है दीपक कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट relations regarding with the federalism with key study. So lot to know, lot to discuss as usual. Before the begin, subscribe the channel and press the bell icon. So when we upload a video, you will get a notification. सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो रीजन थे जिसकी बदौलत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर की रेस्पेक्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक समय के बाद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने में भी उसकी भूमिका धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और वो कौन सी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिस जजमेंट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर को जो है वो थोड़ी हद तक जो है वो लिमिट कर दी थी विद रिस्पेक्ट टू द डिसॉल्विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो दो बड़े फैक्टर्स थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिस्पेक्ट करने के पीछे जो है पहला चीज था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो उसकी स्टेट गवर्नमेंट की कल्चर और उसकी डाइवर्सिटी को तो रिस्पेक्ट करना ही साथ साथ करना ही था। लेकिन साथ ही साथ में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रांट करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को ऑटोनोमसली क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है या फिर इंजॉय कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब किसी अदर पार्टी की सरकार होती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू देते हैं कि यहाँ पे किसी एक्स गवर्नमेंट की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो वाई गवर्नमेंट की सरकार है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस एक्स गवर्नमेंट की सरकार है उसी सरकार एक्स गवर्नमेंट की सरकार जो है वो थोड़े से अलग अलग स्टेट में भी जो है इनकी सरकार ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली कोशिश क्या किया कि कुछ समय तक जो है इस स्टेट गवर्नमेंट की पावर को क्या किया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए ताकि इस स्टेट पे भी जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। तो समय समय तक ऐसी सिस्टम चलता रहा। लेकिन क्या होता है कि 1990s की एरा के टाइमिंग में ये वही समय है जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन टर्मोइल्स को लेके आता है। इस समय होता क्या है कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है, ध्यान रखिए कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी सेंट्रल लेवल पे लोकसभा के लेवल पे जो है जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो एक मेजोरिटी नहीं कायम कर पा रही थी। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि सिंगल पार्टी जो है एक सिंगल पार्टी को उतना वोट लोगों के द्वारा नहीं मिल रहा था कि वो अकेले जो है वो सेंट्रल लेवल पे जो है वो अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सके, फॉर्म कर सके। यही वो समय है जब हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में टू पार्टी सिस्टम या फिर आप इसको सिंपली कह सकते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल नहीं रही थी तो पार्टियों के साथ ये मजबूरियां थी कि वो रीजनल पार्टियां और कुछ जो स्टेट्स में पार्टियां थी और जो रीजनल पार्टियां थी उनके साथ में मिलके क्या करें, वो सेंट्रल लेवल पे सरकारें बनाए। इसके चलते होता क्या है, इसके चलते होता ये है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है तो उसने कोalition के थ्रू गवर्नमेंट बनाई है। तो जिसके चलते क्या होता है कि जो रीजनल पार्टियां होती है फिर प्रोविंशियल पार्टियां फिर टेरिटोरियल पार्टियां जो होती है उनका भी रेस्पेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो ये पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगी, जिसके चलते क्या होता है कि सरकारें गिर जाती हैं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रीजनल पार्टियों के साथ कोalition करके जो गवर्नमेंटें बनाई हैं इसके चलते क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में और जो रीजनल पार्टियां थी उनका रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके चलते क्या होता है कि जो फेडरलिज्म की जो भावना है ये बहुत ही तेजी से उभर के आती है और बहुत ही प्रखर हो जाती है। इसका प्रभाव इतना अच्छा पड़ता है हमारी गवर्नमेंट में और हमारे सिस्टम में कि इसके चलते क्या होता है कि हम पूरी फेडरलिज्म को जो है वो ग्राउंड लेवल तक, हम इसको विलेज लेवल तक भी क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो इसके चलते जो बीन कॉजेज था वो एक था आपकी कोalition गवर्नमेंट जो 1990s के एरा के बाद जो बनी थी, और एक दूसरी बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो बहुत ही फेमस केस है एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही फेमस केस है। जब होता क्या है कि आपको कर्नाटक के जो सीएम थे एसआर बोमानी
उनकी सरकार की क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। ठीक है ना। एसआर बमानी को होता क्या है कि ये जो है उस वहां की गवर्नर को जो है वो एक रिटन लेटर देते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक फ्लोर टेस्ट करने का मौका दिया जाए, लेकिन गवर्नर जो है उस पूरे चीज को ही रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एसआर बोमानी जो है वो वहाँ की जो कर्नाटक हाई कोर्ट है वहां पे जाते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में जो इनकी पिटीशन होती है वो भी खारिज कर दी जाती है। उसके बाद ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वहां पे इनको तुरंत तो जजमेंट नहीं मिलता है, लेकिन इनको लमसम लमसम 5 साल का वक्त लग जाता है, 4 से 5 साल का वक्त लग जाता है। जब ये जजमेंट आता है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं माइलस्टोन क्रिएट कर देता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। इसके चलते क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट ऑर्डर देती है कि सरकार या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो या फिर गवर्नर जो है वो डायरेक्ट किसी भी स्टेट में जो सरकारें हैं उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनको कम से कम 3 वीक्स का जो है वो प्री नोटिस देना होगा, ताकि वो लोग अपना जो है वो फ्लोर टेस्ट जो है फ्लोर टेस्ट करने से पहले उनको 3 वीक्स का जो है वो टाइम देना होगा, ताकि जो पार्टियां वहां पे अभी मौजूद है या फिर जिस सरकार का जो डिसॉल्व हुआ है वो सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट दे सके। तो इस फ्लोर टेस्ट में होता क्या है कि बेसिकली जो पार्टियां होती है, जो वहां की पार्टियां होती है जिसका सरकार अभी डिसॉल्व हुआ है, तो उसको एक समय मिल जाता है, उसको एक समय मिल जाता है कि वो अपना बहुमत जो है वो अपनी मेजोरिटी जो है वो हाउसेज में, वहां की जो हाउसेज होती है उसके अंदर क्या कर सके, प्रूफ कर सके। तो ये जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का 9 एसआर बोमानी कर्नाटक के सीएम का जो जजमेंट होता है, ये जजमेंट जो होता है ये बहुत ही माइलस्टोन क्रिएट कर देता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। क्योंकि पहले क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें थी ना, वो जो है प्रेसिडेंट लॉ 356 का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से जो है ना सरकारें डिसॉल्व कर देती थी। तो इस चीज से बचने के लिए या फिर इस चीज को और दोबारा ना इस लॉ का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की जो 9 बेंच की जो जजमेंट थी, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की जो 9 बेंच की जज थी, उस जज जो की जो जजमेंट हुई थी, उस जजमेंट में जो है ये बहुत ही फेमस केस है। इसी केस के थ्रू जो होता है हमारे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो हमेशा आप टकरार देखते रहते हैं, उस टकरार को जो है वो बहुत हद तक क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है या फिर उसको जो सरकार डिसॉल्व करने में जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है, उसकी पावर को कुछ हद तक जो है वो लिमिट कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोस। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।